सिग्नल बंद था। मैंने गाड़ी रोक दी। अचानक मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने एक अपाहिज गाड़ी में तैमूर को देखा। ऐसी गाड़ियां उमूमन माजूर फकीर इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के एक तख्ते में 4 बेरिंग लगे हुए थे और तैमूर बहुत तेज रफ्तारी और महारत से गाड़ियों के बीच में रास्ता बनाता हुआ चल रहा था। 2-3 गाड़ियों के पास रुककर उसने सदा लगाई, फिर रेंगता हुआ हमारी गाड़ी के पास आ गया। बोला, कुछ मदद कर दे माजूर की बाबू। तैमूर ने यूं आवाज निकाली जैसे वो खानदानी भिखारी हो। फिर वो उसी अंदाज में बोला, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे बाबू। 2-3 गाड़ियां छोड़कर तीसरी गाड़ी में तेरे पुराने दोस्त बैठे हैं बाबू। सुर्ख रंग की करोला है। मैंने जेब से एक नोट निकाला और उस पर अपना मौजूदा फोन नंबर लिख कर तैमूर की तरफ उछाल दिया। तैमूर ने नोट झपटते हुए कहा, अल्लाह तेरा भला करे बाबू, बच्चे जिए। फिर वो तेज रफ्तारी से हाथ के बल वो अपाहिज गाड़ी चलाता हुआ सड़क के किनारे चला गया क्योंकि सिग्नल जर्द हो गया था। मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। उसकी नजर तैमूर पर नहीं पड़ी थी क्योंकि वो दाईं जानिब से मेरे पास आया था और उसी तरफ से वापस चला गया था। ग्लोरिया तंज़िया अंदाज में बोली, अब तुम फकीरों को नोटों पर ऑटोग्राफ दे रहे हो। मैंने हंसकर कहा, तुमने उस फकीर की आवाज सुनी थी? क्या सोच था उसकी आवाज में? ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम उसकी आवाज पर गौर कर लेती तो शायद ये बात ना कहती। जानती हो वो कौन था? वो फकीर तैमूर था। ग्लोरिया बुरी तरह उछल पड़ी। बोली, क्या मतलब? तैमूर तो जख्मी है, फिर वो भिखारी कैसे बन गया? मैंने कहा, वो जख्मी है, जब ही तो अपाहिज गाड़ी पर सवार था। रहा सवाल ये कि भिखारी कैसे बना, तो इसका जवाब तो तैमूर ही देगा। वैसे मैंने उसे अपने नए मकान का टेलीफोन नंबर दे दिया है। फिर मैंने हंस कर कहा, हाँ जरा गैर महसूस अंदाज में पीछे देखो, रेड कलर की कोई करोला है। ग्लोरिया ने चंद लम्हे के बाद कहा, हाँ है तो, लेकिन कई गाड़ियों के पीछे है। मैंने अकबी शीशे में जायजा लेने की कोशिश की मगर मुझे सुर्ख करोला दिखाई न दी। जहां तक मुझे याद पड़ता है, करोला के उस मॉडल में सुर्ख रंग नहीं था। उस गाड़ी पर बाद में किसी शौकीन ने सुर्ख रंग करवाया होगा। मेरा रुख अब सुपर हाईवे की तरफ था। मैं किसी मुनासिब और वीरान इलाके में उन लोगों से निमटना चाहता था। टूल प्लाजे से कुछ पहले ग्लोरिया हंसकर बोली, बस अब वापस चलो। वो रेड करोला वापस जा रही है। उन्हें भी शायद अंदाजा हो गया है कि तुम उन्हें वीराने में घेरना चाहते हो। मैंने अकबी आईने में देखा। सुर्ख कार यू टर्न लेकर बहुत तेजी से वापस जा रही थी। मैंने भी फुर्ती से यू टर्न लिया और करोला के पीछे आंधी तूफान की तरह रवाना हो गया। क्राउन का ताकतवर इंजन लम्हों में मुझे करोला तक ले गया। मैंने स्पीड मजीद बढ़ाई और करोला के बराबर में पहुंच गया। मेरा ख्याल था कि उस गाड़ी में कोई जाना पहचाना चेहरा होगा, मगर वहां तो सारे चेहरे ही अजनबी थे। एक लम्हे को तो मेरी खोपड़ी ऐसी उल्टी, जी चाहा इस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दूं। मुझे तैमूर पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे इस गाड़ी में क्या नजर आया था? ग्लोरिया भी हैरत भरे अंदाज में सुर्ख गाड़ी वालों को घूरती रही। वो तादाद में 4 थे और हुलियों में कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म लग रहे थे। फिर उनमें से एक ने ग्लोरिया की तरफ एक हवाई बोसा उछाल दिया। उसकी इस हरकत से मेरा दिमाग बिल्कुल ही उलट गया। मैंने गाड़ी की स्पीड कुछ और बढ़ाई और करोला को आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ दबाने लगा। मैंने करोला के ड्राइवर को बौखलाते देखा। तसादुम से बचने के लिए उसने गाड़ी की रफ्तार कम की तो मैंने भी रफ्तार घटा दी और स्टीयरिंग मजीद बाईं तरफ किया। करोला वाला घबरा कर कच्चे में उतर गया। मैंने भी फुर्ती से गाड़ी कच्चे में उतार दी। ग्लोरिया झुंझलाकर बोली, फॉर गॉड से कामरान, क्या हो गया है तुम्हें? जाने दो इन लोगों को। मैंने करोला पर नजर रखते हुए कहा, ये तुमसे अपनी हरकत की माफी मांगेगा। ग्लोरिया ने कहा, तुम क्या सचमुच पागल हो गए हो? तमाशा बनोगे इस भरी सड़क पर? मैंने ग्लोरिया की बात सुनी अनसुनी कर दी और करोला वाले को मुसलसल दबाता रहा। आखिर करोला के ड्राइवर ने हिम्मत हार दी और अचानक ब्रेक लगा दिए। मैं गाड़ी रोकते रोकते भी कुछ आगे निकल गया। फिर मैंने फुर्ती से रिवर्स गियर लगाया और खासी तेजी से गाड़ी रिवर्स करके करोला के नजदीक रोक दी। मेरे उतरने से पहले वो चारों नीचे उतर चुके थे और मुझे तन्हा देखकर शेर हो गए थे। मैंने नजदीक पहुंचते ही उस लड़के का गिरबान पकड़ लिया जिसने ग्लोरिया की तरफ हवाई बोसा उछाला था। मैंने डपट कर पूछा, ये क्या हरकत थी? साथ ही उसके मुंह पर बाएं हाथ से थप्पड़ रसीद कर दिया। ड्राइवर ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैंने उसे बैक से किक रसीद कर दी। वो अपनी गाड़ी की बोनट से टकराया, फिर फिसल कर नीचे गिर पड़ा। मैंने लड़के को जोरदार झटका दिया और मजीद एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर कहा, बताओ इस हरकत का मकसद क्या था? तीसरा लड़का बोला, हमें कुछ मालूम नहीं। वो बाकी 3 के मुकाबले में कुछ शरीफ था। बोला, हमें तो एक साहब ने 500 रुपए दिए थे और कहा था कि कम से कम आधे घंटे तक उस ब्लैक टोयोटा क्राउन का पीछा करो। मैंने जहरीले लहजे में कहा, और तुम मुंह उठाकर चल दिए। मुझसे मार खाने वाला बोल उठा, हमने उसकी वजह पूछी थी। वो साहब कहने लगे कि मेरा एक दोस्त इस गाड़ी में जा रहा है, मैं उससे थोड़ा सा मजाक करना चाहता हूँ। मैंने जिराह करने के अंदाज में पूछा, नाम क्या था उन साहब का? उसने कहा, नाम तो हमने नहीं पूछा उनका।
मैंने उसको गिरबान से पकड़ा और एक झटका दिया। कहा, नाम भी नहीं मालूम? हुलिया तो बता सकते हो। जवाब में उन्होंने जो हुलिया बताया वो विनोद पांडे का हो सकता था। फिर वो चौंक कर बोला, हाँ, उनके पास भी इसी मॉडल और कलर की करोला थी। उन्होंने कहा था कि मेरा दोस्त समझेगा कि मैं उसका ताक़ुब कर रहा हूँ। वो कुछ परेशान होगा कि आखिर मुझे ताक़ुब करने की क्या जरूरत पेश आ गई। दिन का वक्त था और सुपर हाईवे पर गाड़ियां रवां दवां थी। हम सड़क से हटकर खड़े थे, मगर इसका मतलब ये भी नहीं था कि लोगों की नजरों से ओझल थे। सभी गाड़ियां रुके बगैर सन्नाटे से गुजर गई थी। देखा उन्होंने भी जरूर होगा, मगर रुक कर वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा। मगर सब लोग तो एक से नहीं होते। हमें इस हाल में देख कर आगे पीछे चंद गाड़ियां रुक गईं। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और करोला वालों को एक झलक दिखाकर दोबारा जेब में रख लिया। फिर गुर्रा कर कहा, अगर तुम में से किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जेब के अंदर से भी फायर कर सकता हूँ। फिर मैं ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, इनमें से कोई गड़बड़ की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। इस दौरान में एक गाड़ी से उतरकर खुशपोश और स्मार्ट सा एक शख्स हमारी तरफ आ गया। उसने पहले मेरा फिर मार खाने वाले का जायजा लिया। बोला, क्या मामला है? मैंने कहा, मैं पिछले 8 घंटे से इसकी तलाश में था। मुझसे 20,000 रुपए 15 दिन के वादे पर लिए थे, उसके बाद से गायब हो गया। मैंने पिटने वाले का गिरबान पकड़कर एक और झटका दिया। फिर कहा, आज मैं अपने पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा इसे। खुश लिबास कार वाले ने कहा, देखिए, आप मुझे पढ़े लिखे माकूल आदमी लग रहे हैं। इस किस्म के मामलात यूं सड़कों पर तय नहीं होते। मैं उसी पर उलट गया। कहा, आप अपना काम कीजिए। वो बोला, मैंने अपना काम किया तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। इस मर्तबा खुश लिबास शख्स की आवाज सुनकर मैं यूं उछला जैसे मेरे पांव बिजली के नंगे तार पर पड़ गए हों। वो विनोद पांडे था। इससे पहले कि मैं संभलता, उसने बरक रफ्तारी से कोई चीज सड़क पर दे मारी। वो स्मोक बम था, क्योंकि उसके फटते ही पूरी फजा धुआं धुआं हो गई। मैं अंदाजे से विनोद पांडे की तरफ झपटा। उसी लम्हे मुझे ग्लोरिया की अजियत भरी चीख सुनाई दी। फिर भागते हुए कदमों की आवाजें आईं। मैं इतना मजबूर था कि फायर भी नहीं कर सकता था। मेरी चलाई हुई गोली ग्लोरिया की जान भी ले सकती थी। मैं अंधों की तरह दोनों हाथों से टटोलता हुआ आगे बढ़ा। अचानक कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। फिर वो आवाज दूर होती गई। धुएं की उस दबी सतह में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फायरिंग मुसलसल हो रही थी, मगर गोलियां शायद हवा में चलाई जा रही थीं, या फिर फायरिंग करने वालों को टारगेट दिखाई ही नहीं दे रहा था। वहां से फरार के लिए वो आइडियल सूरत हाल थी, मगर ग्लोरिया की पै दर पै कर्बनाक चीखों ने मुझे दहला कर रख दिया था। उसे इस खतरनाक सूरत हाल में छोड़कर मैं भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो बेचारी तो पहले ही जख्मी थी। अहमद अली के बंगले से फरार होते वक्त उसे ड्रिप लगी हुई थी, जो पूरी भी नहीं हुई थी। उसकी जगह और कोई लड़की होती तो कम से कम 1 महीने के लिए बिस्तर पकड़ लेती, मगर वो ग्लोरिया थी और किसी भी तौर शिकस्त मानना उसकी सरिश्त में नहीं था। 24 घंटे में उस पर दूसरी मर्तबा ये उफ्ताद पड़ी थी। फिर ये सोचकर मेरा दिल गोया उछल कर हलक में आ गया कि ग्लोरिया को लगने वाली गोली ने कहीं उसे हमेशा के लिए खामोश तो नहीं कर दिया। ये तसव्वुर ही मेरे लिए जानलेवा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा सदमा जुनून में तब्दील होने लगा। मैंने दिल में सोचा कि अगर ग्लोरिया को कुछ हुआ तो मैं न सिर्फ अपने दुश्मनों को बल्कि हुकूमत को भी वाकई दहशतगर्द बनकर दिखाऊंगा। मैं इस शहर को मलबे का ढेर बना दूंगा। हर उस करप्ट सियासतदान और आला अफसर के खानदान का निशान मिटा दूंगा जो इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझता है। अब मैं खुद इंसाफ करूंगा और खुद ही सजा दूंगा, चाहे जद में मुल्क का सबसे आला ओहदेदार आए या दर्जा चहारम का कोई चपड़ासी। मैंने दोनों रिवॉल्वर लोड किए और फायरिंग की आवाज के सहारे गोलियां दाग दी। फौरन ही 2 कर्बनाक इंसानी चीखें फजा में उभरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई हो। धुएं की दबी सतह अभी तक कायम थी। मैंने अंधाधुंध 2 फायर किए, फिर पूरी कुव्वत से चीखा, ग्लोरिया। उसके साथ ही मैंने एकदम अपनी जगह बदल ली ताकि दुश्मन मेरी आवाज पर फायर न कर सके। मैं उल्टी कलाबाजी खाकर नशेब की तरफ चला गया, जहां सड़क की मुरम्मत के लिए पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। मैंने फिर 2 फायर किए और हलक फाड़ कर ग्लोरिया को आवाज दी। उस लम्हे शायद मेरे सोचने समझने की सलाहियत मौकूफ हो चुकी थी। मेरी पुश्त से ग्लोरिया की आवाज आई, क्यों हलक फाड़ रहे हो? मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने हक लाकर पूछा, तो तुम ठीक तो हो ग्लोरिया? मारे खुशी के मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बोली, मैं ठीक हूँ। उन लोगों को सिर्फ धोखा दे रही थी। अपने ख्याल में उन्होंने मुझे तो हलाक ही कर दिया है। अब सिर्फ तुम बाकी हो, और अगर यूं ही हलक फाड़ फाड़ कर मुझे पुकारते रहे तो शायद तुम भी बाकी न रहो। ग्लोरिया हंसकर बोली, बस अब यहाँ से निकल चलो। मेरे पास एक स्मोक बम और है, मैं उसे भी उछाल रही हूँ। मैंने कहा, मगर स्मोक बम तो शायद उन लोगों ने फेंका था। ग्लोरिया ने झुंझुलाकर कहा, अरे बाबा, यहाँ से तो उठो, हमें यहाँ से पैदल फरार होना पड़ेगा। मैंने हैरत से कहा, पैदल? ग्लोरिया भिन्ना कर बोली, क्या मैं अपना सर फोड़ूं या तुम्हारा? पैदल नहीं तो क्या तुम्हारे लिए बतौर खास F-16 आएगा?
मैंने कहा, तुम्हारी दिलदोज़ चीखों ने असल में मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया है कि मेरा जहन काम नहीं कर रहा। वो बोली, काम वही चीज़ करती है कामरान जिसका वजूद हो। मैंने झुंझुला कर कहा, अच्छा अब यहाँ से तो निकलो, ये जुमलेबाजी का मौका नहीं है। मुमकिन है ग्लोरिया जवाब में कुछ कहती, मगर उसी वक्त 2 फायर हुए और गोलियां हमारे सरों पर से गुजर गईं। धुआं अभी इतना कम नहीं हुआ था कि दुश्मन को टारगेट नजर ना आता। बस उन्होंने अंधाधुंध 2 फायर झोंक दिए। ग्लोरिया ने शाने से लटके हुए बैग से आखिरी स्मोक बम निकाला और उसे उछाल कर तेजी से कराची की समत भागने लगी। मैं खुद भी वहां से ज्यादा दूर हो जाना चाहता था। सड़क के किनारे किनारे हम कुछ दूर दौड़ते रहे, फिर अपनी रफ्तार सुस्त कर दी क्योंकि फायरिंग की वजह से सुपर हाईवे का ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था। बहुत से लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर सूरत हाल जानने के तजस्सुस में मुब्तला थे। इनमें से बेशतर अफराद ने इग्निशन में चाबियां भी लगी छोड़ दी थीं, मगर वो गाड़ियां इस बुरी तरह फंसी हुई थीं कि हम उनमें से कोई गाड़ी लेकर फरार भी नहीं हो सकते थे। 1-2 अफराद ने सूरत हाल जानने की कोशिश की तो ग्लोरिया ने बताया कि आगे पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हो रहा है। ये सुनकर लोगों में मजीद खलबली मच गई। हम पैदल ही कुछ और आगे बढ़ गए। बिल्कुल पीछे जो गाड़ियां थीं उनके ड्राइवर उन्हें बैक करके वापस ले जा रहे थे। ऐसी ही एक गाड़ी को मैंने इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। स्टीयरिंग पर अधेड़ उम्र का एक शख्स बैठा था और खासा बौखलाया हुआ लग रहा था। उसकी गाड़ी भी जदीद मॉडल की मार्क 2 थी। मैंने ग्लोरिया को इशारा किया और खुद कुछ फासले पर खड़ा हो गया। ग्लोरिया ने बहुत नर्म और मुहज़्ज़ब लहजे में उसे मुखातिब किया। बोली, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बौखलाहट के बावजूद उसने ग्लोरिया के सरापे पर ललचाई हुई नजर डाली और बोला, श्योर फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो बोली, आप गालिबन वापस शहर की तरफ जा रहे हैं। मैं हैदराबाद से आ रही थी। मेरी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई है और काउंसलेट पहुंचना भी जरूरी है। अगर आपको जहमत ना हो तो मुझे ऐसी जगह ड्रॉप कर दें जहां से मुझे कोई कन्वेंस मिल सके। वो बोला, जहमत कैसी मिस, मगर आपकी गाड़ी। ग्लोरिया बोली, उसे ड्राइवर ले आएगा। उस आदमी ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। बोला, तशरीफ रखें। ग्लोरिया ने हंसकर कहा, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, आइए मिस्टर सुल्तान, लिफ्ट का बंदोबस्त हो गया। ये सुनकर वो शख्स चौंका, मगर उस वक्त तक मैं पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ चुका था। उस शख्स ने नागवारी से मुझे देखा, फिर यू टर्न लेकर वापस हो गया। ग्लोरिया ने कहा, मिस्टर सुल्तान मेरे असिस्टेंट हैं। हाँ, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बोला, मैं वजारत मवासलात का एक अहम ओहदेदार हूँ। मेरा नाम नईम शिराजी है। मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद में है, मगर विजिट पर कराची आया हूँ। मैंने कहा, मगर आपकी गाड़ी पर तो प्राइवेट नंबर है। शिराजी ने मुझे बैक व्यू मिरर में इस बुरी तरह घूरा जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसे मेरी दखल अंदाजी बहुत गिरां गुजरी थी। उसने सर्द लहजे में कहा, यह गाड़ी मेरी बीवी की है, जो उसने जाती तौर पर अपने लिए खरीदी है। ग्लोरिया ने सरसरी अंदाज में पूछा, वैसे आपका कयाम कहाँ है शिराजी साहब? उसने फखर से कहा, डिफेंस में मेरा बंगला है। ग्लोरिया बोली, एक आध बंगला तो इस्लामाबाद में भी होगा। उसने यूं कहा जैसे उससे बहुत ज्यादा मरूब हो गई हूँ। वो बोला, डिफेंस में मेरे 2 बंगले हैं, एक कॉटेज मरी में भी है और आजकल लाहौर में भी एक बंगला तैयार करवा रहा हूँ। फिर वो हंसकर बोला, वैसे मैं खुद गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए एक बंगले में रहता हूँ। मेरे जाती बंगले किराए पर हैं। ग्लोरिया ने मासूमियत से कहा, आप किस ग्रेड के अफसर हैं शिराजी साहब? वो बोला, ग्रेड तो मेरा 19 है, मगर मुराद 22 ग्रेड वाली है। उसने यूं बताया जैसे अपना कोई कारनामा बयान कर रहा हो। मैं खुद पर काबू न रख सका। मैंने कहा कि आपको इतनी तनख्वाह मिल जाती है कि ये लग्जरी अफोर्ड कर सकें। शिराजी ने एक मर्तबा फिर मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरा, फिर नागवारी से बोला, तनख्वाह क्या होती है? मेरे पास इतने इख्तियारात हैं कि मैं इससे 4 गुना ज्यादा लग्जरी अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, गोया आप अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गुफ्तगू चूंकि उर्दू में हो रही थी, इसलिए ग्लोरिया यूं मुस्कुरा रही थी जैसे हम मौसम पर तबादला ख्याल कर रहे हों। शिराजी ने तपे हुए लहजे में कहा, अगर मुझे इस गैर मुल्की खातून का ख्याल ना होता तो मैं अभी तुम्हें धिक्के देकर गाड़ी से उतार देता। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, बड़े बड़े घाघ वजीर भी मुझसे कतराते हैं। मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, अच्छा, मगर मैं कोई वजीर नहीं हूँ। आप बिला झिझक मुझे धक्के देकर बल्कि ठुट्टे मारकर यहीं उतार दें। जब आप वजीरों से नहीं डरते तो ये गैर मुल्की खातून आपका क्या बिगाड़ लेगी? जल्दी करें वरना कहीं मुझे गुस्सा आ गया तो यही सलूक आपके साथ मैं भी कर सकता हूँ। वो आपे से बाहर हो गया, बोला, यू बास्टर्ड, तुम मुझे शिराजी को धमकियां दे रहे हो? ग्लोरिया ने कहा, क्या मसला है? तुम लोग तो लड़ने लगे। मैंने मिस्कीन से लहजे में कहा, अगर मैंने असल बात बता दी तो तुम अभी जूता उतार कर इसकी मुरम्मत शुरू कर दोगी। शिराजी आपे से बाहर हो गया, बोला, मैंने ऐसी क्या बात की है बास्टर्ड? तू झूठ बोलेगा? मैंने बदले हुए लहजे में कहा, झूठ तो अब तू बोलेगा हरामजादे। मैंने ये जुमला इंग्लिश में बोला था ताकि ग्लोरिया भी समझ ले। फिर मैं ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, कहा, ये हरामजादा कह रहा था कि तुम्हारी बॉस तो बहुत खूबसूरत है। गैर मुल्की औरतें बहुत ज्यादा आजाद ख्याल होती हैं। इससे पूछो कि मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद करेगी।
शिराजी हकला गया। मैंने ये तो क्या? ग्लोरिया सख्त लहजे में बोली, मिस्टर शिराजी, आपकी ये जुर्रत कैसे हुई? क्या आपके ख्याल में हर गैर मुल्की औरत बदचलन और आबरू बाख्ता होती है? मैं अपने सिफारत खाने से बात करूंगी। तुम लोग आखिर खुद को समझते क्या हो? शिराजी बोला, ये बास्टर्ड झूठ बोल रहा है मैडम, मैं तो। ग्लोरिया धाड़ी, शट अप। आपको खवातीन के सामने बात करने की तमीज भी नहीं है। मेरे सामने ही आप मेरे मातहत को कई दफा गाली दे चुके हैं। फिर वो बिफर कर बोली, चलिए कहाँ ले चलेंगे मुझे? आपकी बीवी से भी मुलाकात हो जाएगी। शिराजी बोला, मैडम बाय गॉड, मेरा ये मकसद नहीं था, मैंने ऐसी बात की ही नहीं, आपका आदमी झूठ बोल रहा है। ग्लोरिया बोली, तो फिर गाड़ी किसी थाने में ले चलें, मैं अपने सिफारत खाने को वहीं से मुत्तला कर दूंगी। ये भी नहीं हो सकता तो मेरे सिफारत खाने चलिए, मैं भी देखती हूँ कि आप कितने बड़े अफसर हैं जो एक गैर मुल्क की सिफारतकार खातून की इज्जत का सौदा करना चाहते हैं। शिराजी बुरी तरह नर्वस हो गया। स्टीयरिंग पर उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे खदशा पैदा हो गया कि कहीं वो हादसा न कर बैठे। मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा, गुस्सा थूक दो मैडम, ऐसा करते हैं फिलहाल शिराजी साहब के बंगले पर चलते हैं। हाँ, एक कप कॉफी पीने के बाद बेहतर अंदाज में सोचने के काबिल हो सकेंगे। शिराजी जल्दी से बोला, मेरा ख्याल भी यही है, मुझे आज हर सूरत में हैदराबाद जाना है, मगर चलिए मैं 1 घंटे बाद भी जा सकता हूँ। फिर गाड़ी में खामोशी सी छा गई। ग्लोरिया ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वो सपाट लहजे में बोली, आपकी बेगम तो इस वक्त घर पर ही होंगी? शिराजी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, नहीं, वो इस्लामाबाद में है। मैंने फिर दखल अंदाजी की, कहा, मगर अभी तो आपने कुछ और कहा था। शिराजी भिन्ना कर बोला, बकवास की थी मैंने, झूठ बोला था। इसी दौरान में हम डिफेंस की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। जदीद तर्ज के एक बंगले के सामने उसने गाड़ी रोककर हॉर्न बजाया। दूसरे ही लम्हे बंगले का गेट खुल गया। चौकीदार शायद गाड़ी का हॉर्न पहचानता था। बंगले का ड्राइंग रूम इंतहाई बेशकीमत और इम्पोर्टेड अशिया से आरास्ता था। वहां शायद चौकीदार के सिवा कोई मुलाजिम भी नहीं था। वो भी गेट से मुल्हिक उस चौबी कैबिन में बैठा रहता था जो इसी मकसद के लिए तामीर करवाया गया था। गेट से पोर्च तक इंग्लिश के हर्फ 7 शेप का लॉन था। बीच में डमडम की घनी बाड़ और पाम के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, इसलिए गेट से पोर्च का इलाका नजर नहीं आता था। शिराजी ने कहा, मेरे ख्याल में आप लोग कोई हार्ड ड्रिंक पसंद करेंगे। उसने यूं कहा जैसे कह रहा हो कि आपको जहर क्यों ना दे दूं। ग्लोरिया ने कहा, सिर्फ मैं पीऊंगी, सुल्तान मेरी मौजूदगी में ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाता। अचानक दीवार के साथ लगा हुआ इंटरकॉम बज उठा। शिराजी बड़बड़ाता हुआ आया, इस वक्त कौन आ मरा? ग्लोरिया ने कहा, कोई भी हो, इस वक्त उसे टाल ही देना। शिराजी ने इंटरकॉम उठा लिया और चौकीदार से बात करने लगा। कौन? नहीं भाई, उनसे कहो इस वक्त एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग में हूँ। मेरा मतलब है कुछ गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। क्या? नहीं, गाड़ी भी नहीं दे सकते, मुझे अभी हैदराबाद जाना है। क्या? अच्छा, मेरी बात करवाओ। उसने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर बोला, जी एसएसपी साहब, कैसे हैं आप? अरे यार, इस वक्त एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, फिर फौरन ही मुझे हैदराबाद जाना है। सॉरी यार, मैं ओके, कल जरूर मुलाकात होगी। उसने इंटरकॉम दोबारा हुक में लटका दिया और बोला, इलाके का एसएसपी था, मेरी गाड़ी मांग रहा था, मैंने उसे टाल दिया। हम में से किसी ने उसकी बात का जवाब न दिया। ग्लोरिया ने तो बाकायदा पीना शुरू कर दिया था और शायद ये भी भूल गई थी कि हम बिन बुलाए मेहमान हैं। शिराजी खुद भी उसका साथ दे रहा था। मैं जानता था कि ग्लोरिया कितनी ही पी ले आउट नहीं होगी और शिराजी अगर आउट हुआ भी तो उससे निमट लेगी। यही सोचकर मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। वैसे भी वहां बैठकर मैं बोर ही हो रहा था। मैं कुछ देर बरामदे में खड़ा होकर हराम की कमाई से बनी हुई उस बेशकीमत इमारत का जायजा लेता रहा, जिसमें खिड़कियों और दरवाजों से लेकर पत्थर और घास तक इम्पोर्टेड थी। फिर मैं बरामदे से उतरकर पोर्च में चला गया। पोर्च में कम से कम 4 गाड़ियों की गुंजाइश थी। मैंने शिराजी की गाड़ी का जायजा लिया। वो बिल्कुल नई मार्क 2 थी। उसकी डिक्की पर नजर पड़ी तो मैं चौंक उठा। डिक्की के लॉक के पास ऐसा निशान था जैसे कत्थे का धब्बा हो। मैंने शिराजी को पान खाते नहीं देखा था। उसके दांतों की चमक से भी यही जाहिर होता था कि वो पान का आदी नहीं है। चमचमाती हुई गाड़ी पर वो स्याही माइल सुर्ख धब्बा बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो खून का धब्बा हो। मैंने गौर से उस धब्बे का जायजा लिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरा तजस्सुस पूरी तरह बेदार हो गया। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया मगर वहां देखने वाला कोई नहीं था। चौकीदार अपने कैबिन में था और उसका इधर आने का कोई इम्कान भी नहीं था। मैंने जेब से मुड़ा हुआ सख्त सा एक तार निकाला और डिक्की का लॉक खोलने लगा। मुश्किल से 1 मिनट में डिक्की खुल गई। उसे खोलते ही मैं बुरी तरह चौंक उठा। उसमें किसी अधेड़ उम्र औरत की लाश थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और सर से खून बहकर डिक्की के पिछले हिस्से और उसके लिबास पर जम गया था। औरत के जिस्म पर बेशकीमत लिबास था और उससे अभी तक परफ्यूम की महक उठ रही थी जो खून की कराहियत आमेज बू के साथ मिलकर अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी। उसके बाल जदीद अंदाज में सेट थे मगर मरने के बाद वो अपनी सारी जाज़बियत खो बैठी थी।
मैंने आहिस्तगी से डिक्की बंद कर दी और सोचने लगा कि ये लाश किसकी हो सकती है। शिराजी यकीनन इसी को ठिकाने लगाने जा रहा था। उसने बेशुमार लोगों को कत्ल करवा दिया होगा, मगर जब अपने हाथ से कत्ल किया तो इतना बौखला गया कि फौरी तौर पर लाश को ठिकाने लगाने चल दिया। मेरा अंदाजा था कि ये लाश उसकी बीवी की हो सकती है। उसके बारे में चौकीदार ही बता सकता था कि बेगम साहिबा कराची में हैं या इस्लामाबाद में हैं। मैं टहलता हुआ गेट की तरफ चल दिया। चौकीदार अपने कैबिन से बाहर कुर्सी डाले बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्या हाल है खान? मैंने यूं पूछा जैसे उसे बरसों से जानता हूं। उसने बौखला कर कहा, ठीक है साहब। फिर बोला, बैठो बैठो साहब। मैंने कहा, नहीं, मैं अंदर बैठे बैठे थक गया था, इसीलिए बाहर निकल आया। तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना। वो बोला, माफ करना साहब, हम आपको बिल्कुल नहीं जानता। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो, ये बताओ बेगम साहब कहाँ गई हैं? चौकीदार के जवाब ने मुझे चकरा दिया। बोला, वो तो साहब इस्लामाबाद में है। मैंने पूछा, अच्छा, आज साहब से कौन कौन मिलने आया था? वो बोला, आज एक तो आया था वो इनकम टैक्स का बड़ा अफसर, फिर चीफ मिनिस्टर का आदमी आया, और अभी 1 घंटा पहले एक बेगम साहब भी आया था। मैंने कहा, हाँ, हमें उसी बेगम साहब से तो मिलना था। वो यहाँ कब से हैं? वो बोला, साहब ने हमको सिरगट लाने भेजा। फिर जब हम वापस आया तो साहब भी जाने के वास्ते तैयार था। उसने हमको बोला था कि समर गुल घर का ख्याल रखना, हम हैदराबाद जाता है, कल शाम तक आएगा। मैंने पूछा, और वो बेगम साहब जो आया था वो कब गया? उसने कहा, मालूम नहीं साहब, वो शायद उस वक्त गया जब हम साहब के वास्ते सिरगट लेने गया था। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और चौकीदार की तरफ बढ़ा दिया। वो नोट हाथ में लेते हुए बोला, आपके लिए भी सिरगट लाएगा? मैंने कहा, नहीं, ये तुम रखो। उसने इनकार किया, मगर मेरे इसरार पर खामोशी से नोट जेब में रख लिया। मैं दोबारा ड्राइंग रूम में पहुंचा। शिराजी का चेहरा शराब की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ग्लोरिया सपाट नजरों से उसे घूर रही थी।